हमारे साथ अभी है ऋतिक भैया। तो हाय गाइस, हमारे साथ अभी है ऋतिक भैया। तो ऋतिक भैया के साथ आज बात करने वाले हैं और मतलब ऋतिक भैया के जानी बजानेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो ऋतिक भैया को हम रिक्वेस्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन, आप मैथ्स बैकग्राउंड या मतलब क्या किए थे और 12th में मैथ्स था कि नहीं और कहाँ से हो आप, ये बता दिए। पहले तो भाई राधे राधे मेरी साइड से। ठीक है। राधे राधे। मेरा पूरा नाम ऋतिक सरता माहेश्वरी और मैं बेसिकली मथुरा से रहने वाला हूँ। अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं 12th में मेरे पास पीसीएम था, ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया हुआ था। किया था बट वो बीसीए प्लस लॉकडाउन था तो कोई इतने ज्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं उस टाइम पढ़ाई पे। सब लॉकडाउन था तो सब ऐसे ही निकल गया, फ्री के नंबर बट रहे थे। और मतलब प्रिपरेशन का मतलब आपको कब पता चला निमसेट के बारे में और निमसेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया। मेरे को निमसेट का पता चला था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो फाइनल ईयर में एक सीनियर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था मुझे, क्योंकि वो खुद उस टाइम तैयारी कर रही थी। तो उस टाइम पता चला बट इतना ध्यान दिया नहीं मैंने, क्योंकि जब तो ये था कि बीसीए करेंगे, जॉब लेंगे अपना और ठीक है भैया। फिर उसके बाद जब पता चला कि एमसीए करना बहुत जरूरी है, तो फिर उसके बाद अराउंड 2022 के लिए मैंने अपियरिंग में तैयारी करी थी। और वो तैयारी क्या करी थी, वो मैंने कोर्स ले लिया था सर का, तैयारी कुछ करी नहीं। एक एक दो भी एक वीडियो देखा, 1 महीने का गैप लगा दिया, 1 महीने देखा, 2 महीने का गैप लगा दिया, इस तरीके से मैं देखता था। हाँ। तो इस चीज को क्या बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जो रैंक थी 2022 की वो जस्टिफाई करेंगे। 2022 में मेरी 8400 कुछ रैंक थी मेरी। बाप रे, बहुत ज्यादा। तो आपको मतलब आपने 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपने मतलब ऐसा नहीं लगा कि ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ दिक्कत ऐसा। दिक्कत होती है, सीरियसली ड्रॉप लेने में लगता है कि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और वहां पे उस जगह पे ना मतलब लोग सोचते हैं कि दोस्तों वगैरह से कांटेक्ट खत्म कर देंगे, उन सबसे मतलब सब कुछ फोन वोन बंद करके रख देंगे। वो सब ठीक है, कई लोगों के लिए काम करता है, कई लोगों के लिए नहीं करता। ऐसे मेरे लिए ये चीज काम नहीं करी, क्योंकि अगर मैं ये करता तो मेरा तो पूरा खेल खराब हो जाता। क्योंकि एक ना मेरे मेरे अकॉर्डिंग किसी चीज की आप तैयारी चालू करते हो ना, तो आपको अपनी ये पता होना चाहिए कि हाँ पे इतने टाइम पीरियड के बाद आपको गैप लेना है, थोड़ा सा मतलब अपने लिए एक दिन देना है। तो ये एक ही चीज बार बार करते 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 ना बहुत ज्यादा मतलब काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होने लगती है इंसान के अंदर। एक बात बताओ, आपका मतलब जो आप ऑफलाइन का स्टूडेंट है तो क्लास 10 में मैं तेरे को आपको बताऊं तो अराउंड सितंबर एंड से मैंने ज्वाइन किया था। तो सितंबर एंड से लेके जब तक हमारे क्लास टेस्ट चले अराउंड जनवरी फरवरी मार्च तक जो भी, क्योंकि उसमें तो कम कर दिए थे सर ने मॉक के टाइम पे। तो मेरी रैंक सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ जो मैं टॉप 10 में आया हूँ। बाकी कभी टॉप मतलब 30th पोजीशन है, कभी कई बार लास्ट भी हुई है मेरी उसमें। ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप टॉप स्टूडेंट तो मैं नहीं था, खैर पूरे साल ही नहीं था। मतलब वो सितंबर से लेके अप्रैल तक के टाइम में मैं नहीं था टॉप में। और मार्क्स कितना आता था अप्रोक्स, मतलब 50, जैसे 200 मार्क्स का होता है कभी कभी, तो 200 मार्क्स में मतलब कितना आता था फिर भी। मार्क्स का मेरा ये रहता था कि रैंक क्या डिसाइड करती है इस चीज को, बट मार्क्स का मेरा ये था कि मैं ना हमेशा अबव एवरेज रहा करता था। चाहे 10 ही नंबर ऊपर है मेरे एवरेज से, बट हाँ वो जो एक एवरेज दिखाता है ना जो वो वेबसाइट पे जो आता है, उस एवरेज से मेरा ऊपर रहता था हमेशा। अच्छा, एबव एवरेज से ऊपर रहता था। और मतलब मॉक में अबव एवरेज से ऊपर था मेरा। तो सर ने जो शायद 70 या कितना मॉक्स नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आप लोगों को पता होगा। तो उस मॉक्स में कितना रैंक आता था और मॉक में कितना मार्क्स आता था। स्टार्टिंग के मैं मॉक में बात करूं तो स्टार्टिंग के मॉक में तो मेरा जितना रैंक आता था उतना नंबर ही नहीं आते थे। क्योंकि 300 रैंक आ रही है, कभी 400 आ रही है, कभी तो 700 तक पहुंच जाती थी मेरी रैंक। स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर हैंडल हो नहीं रहा था। कोर्स भी खैर उस टाइम तक मेरा पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि लेट ज्वाइन किया था मैंने ऑफलाइन में। तो उस तरीके से, बट ये था कि कुछ इसमें ना एक चीज होती है कि जब आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, बट आपको ना अपने सीनियर से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि सर जो हेल्प करते हैं वो तो करते हैं, बट एक जो मोरल होता है ना वो सीनियर्स का बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास अच्छे सीनियर है ना तो बहुत सही है, आसान है आपके लिए चीजें।
हम्म। तो सीनियर्स वगैरह अपनी काफी मदद करते थे। अब मैंने जैसे कि कुछ लोग बुक लगाने पे लगे थे, कुछ किसी चीज पे लगे थे, मैंने कोई बुक पूरी नहीं करी। मेरा बुक्स थी, मना नहीं करा, मैंने ली नहीं थी, मेरे पास थी, बट कोई बुक नहीं थी। ओके। तो फिर भी मतलब कितना मार्क्स आता था अप्रोक्स, मतलब एक अंदाजा, या फिर मतलब बोलना चाहोगे इतने रेंज के बीच में आता रहता था? मेरा स्टार्टिंग का जो मार्क्स रहता था ना वो 300 से 400 के बीच का था। 300-400 मतलब मॉक में बात कर रहे हो? हाँ, 300-400 उसके बाद? मैं मॉक में बात कर रहा हूँ 1000 में से। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे करना इंक्रीज हुआ। वो फिर एक बार जनवरी के एंड तक आते आते मेरा मार्क्स अराउंड 650 हो गया था, जो लास्ट मॉक दिया था सर ने जनवरी का। बट फिर बाद में जब खुश तो हो गए, पर बाद में पता चला कि सर ने मॉक ही इजी दिया था वो, इसलिए 650 पहुंचा था स्कोर। तो ऐसा नहीं था, मेरा अबव एवरेज रहता था, बट वही नहीं कहूंगी बहुत अच्छा रहता था। टॉप 50 टॉप 100 में मेरी कभी रैंक नहीं थी। मतलब कभी वो। भूले भटके आ भी गई टॉप 100 में, तो भी जब और बच्चे पेपर देते तो 100 से आउट हो जाती थी मेरी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और कभी फील होता था कि हम ड्रॉप ले रहे हैं, हो पाएगा या नहीं, तो उस चीज को कैसे हैंडल करते थे, या फिर मार्क्स बिल्कुल तक होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उस जगह पे ना एक्चुअल में जो आप हैंडल करते हो वो आप हैंडल नहीं करते, ठीक है। आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आप कितना प्रेशर लोगे अपने ऊपर, कितना नहीं लोगे। क्योंकि अगर वो लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं तो डेफिनेट सी बात है वो आपको डिप्रेशन में या इस तरीके की एंजाइटी में नहीं जाने देंगे। हम्म। ठीक है, और रही बात उसे टैकल करने की, तो यार एक सिंपल सी बात है कि ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, साल बर्बाद हो चुकी है। हम्म। अब अगर हम वापस भी वहां से लौट के जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कॉलेज में एडमिशन तो नहीं मिलेगा अब इतना लेट। हाँ। तो घर बैठने से बढ़िया हम तैयारी करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। सही है। और आप मतलब जैसे आपने शरद सर के पास पढ़ा है, तो तब कैसा लग रहा था? हाँ, शरद सर का अगर को बताऊं तो शरद सर का जो मेरे लिए, मैं अपने लिए जो वाइब समझता हूँ ना, जैसे कि हम क्लास में बैठे रहते थे ना, तो क्लास में बैठे बैठे यार तुम्हें पता है कि तुम किस किस लेवल पे पढ़ रहे हो, और तुम सामने वाले को देख रहे हो कि सामने वाला किस लेवल पे पढ़ रहा है। हम्म। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कई लोग होते हैं तुमसे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, सुबह आ रहे हैं रात को जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको देख के थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इनके साथ। तो उस टाइम पे जब शरद सर की क्लास हुआ करती थी ना शाम को, सुबह से लेकर यही लगता था कि यार पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। पर जब शरद सर की क्लास हुआ करती थी तो सर की क्लास बाद में चालू होती थी, सर जैसे हमारे बगल से होके जाते थे ना, मतलब वैसे ही हंसते हुए, पूरे एकदम अलग ही लेवल की एनर्जी के साथ। तो वो 5-10 मिनट बस बहुत होते थे उस डिप्रेशन को, उस एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। सर की क्लास में आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, कभी नहीं लगा। और उसके बाद तो एक अलग ही एनर्जी रहती थी हमारे अंदर। बहुत एनर्जेटिक है सर, वैसे दिखते हैं सर के मतलब एनर्जी। और एक बात पूछना चाहूंगा हम्म। कि जब आपने मतलब निमसेट का पेपर 2020 में गया है, ठीक है, तो एग्जाम सेंटर में बैठे, हम्म। एग्जाम पेपर खुले, तो तब आपको कैसा लग रहा था? 2023 में हाँ, पेपर वेब खोले आपने, मतलब ऐसा लग रहा कि हार्ड आ, पेपर आया था, इजी पेपर आया था, ऐसा क्या लग रहा था आपको? देख, मेरा कोई, मैं शुरू से बताऊं तो मेरा कोई टारगेट कभी एनआईटी नहीं था, हम्म। ठीक है। मैं शुरू से अपना एक टारगेट बस मेरा इतना था कि मुझे एमसीए करना है, वो फिक्स है, बट एक अच्छा कॉलेज मिल जाए करने के हम्म। लिए। तो जिस टाइम मैं पेपर देने गया ना, पेपर देने गया तो मैंने जब क्वेश्चन देखे तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को इतना तो पता चल गया था कि मुझे नहीं पता बाकियों के लिए हार्ड है या नहीं, पर मेरे लिए हार्ड है। हम्म। क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे उसमें से। फिर हम्म। सर की कही हुई बात कि जो सेक्शन पहले बनता है उस सेक्शन पे पहले जाओ, हाँ। जितने जिसमें बना है पहले राउंड में वही बनाओ, उतना ही बनाओ बस, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो वो देख के पता चल गया था, मेरा राउंड शायद एक स्टार्टिंग के 1 घंटे में मेरे मैथ्स में शायद 10 या 12 अटेम्प्ट थे, मुश्किल से 10 या 12 स्टार्टिंग के 1 घंटे में। तो इतना समझ में आ गया था। फिर मेरे को ये था कि यार रॉन्ग नहीं करने, क्या पता अगर पेपर मेरे लिए टफ है तो सभी के लिए टफ होगा। और इतना तो सर मॉक के बाद हम लोग जज करने लग जाते हैं कि हाँ हम्म। पेपर कैसा है, किस लेवल पे नहीं है। तो जब लगता था तो मेरा ये था कि भाई रॉन्ग नहीं लगाने, इतनी बुरी किस्मत अपनी है नहीं कि एचबीटीयू भी ना मिले, तो रॉन्ग नहीं लगाने। क्योंकि अगर मैं मेरे को एचबीटीयू नहीं मिल रहा इसका मतलब है कि मैंने रॉन्ग ज्यादा लगा दिए हैं। हम्म। तो और उसके रॉन्ग पे बाद बहुत ज्यादा काम करो। मतलब जैसे आपको मतलब पता चल गया था पेपर हार्ड है, तो सभी के लिए हार्ड है, तो उसके बाद हम्म। आपने मतलब
आपने मतलब मैथ्स का हाँ, सेक्शन 10th क्वेश्चन किया, उसमें भी कैसा लग रहा था? लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग में शायद मेरे 20 क्वेश्चन बने थे 40 में हम्म। से। एक्चुअली मेरी रीजनिंग शुरू से सही थी। हम्म। रीजनिंग शुरू से सही थी। अगर ये मान लिया, अगर मेरे मॉक में 300 350 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, तो उसमें से मेरे 150 के अराउंड मेरे रीजनिंग से ही रहते थे। मैथ से मेरे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं रहा कभी। मैथ से मेरा इतना नहीं आता। मेरी रीजनिंग शुरू से सही थी। मैं ये नहीं कहूंगा किसी को कि मेरी सही नहीं थी। अब भाई जो चीज मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ। और जब आप मतलब निमसेट के एग्जाम दे के आ रहे थे, मतलब बाहर आए एग्जाम हॉल से, तब हम्म। आपको कैसा क्या लग रहा था? एनआईटी हो पाएगा या फिर मतलब गया एनआईटी ऐसा कुछ? मैं ऑब्वियसली सोच के बैठा हुआ था उस टाइम। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जिस जगह के रहने वाले उसी जगह पे हम लोग अपना कॉलेज वाले ढूंढ लेंगे। वहां पे तमाम कॉलेज है, किसी न किसी में एडमिशन तो ले ही लेंगे। क्योंकि लग नहीं रहा था यार, जिस तरीके का पेपर गया था, जिस तरीके के स्कोर हमने कैलकुलेट किए थे, नहीं लग रहा था कि कुछ होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी उस टाइम पे। हम्म। और जब बाहर आके देखा तो पता चला कि भाई पेपर तुम्हारा ही नहीं, सभी का बिगड़ा है। बट स्टिल चीजें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं। बट ये मेरे को एक एश्योरेंस मिल गया था जब मैं बाहर आया कि हो सकता है HB2 सभी का का पेपर। मेरे को मिल जाएगा। ओके। हाँ, बस पेपर देते टाइम इतना याद रखो कि रॉन्ग कम करने हैं। हम्म। या तो रॉन्ग कम करने पे ध्यान दो, या फिर ये अगर पेपर हार्ड है तो ऑब्वियसली रॉन्ग मत लगाओ। पेपर इजी है तो राइट पे ज्यादा ध्यान दो कि राइट ज्यादा करने हैं हमें। रॉन्ग बेशक से हो भी जाए 5-6, तो वो अगर राइट ज्यादा होंगे तो उनके आगे 5-6 कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना रिस्क तो चलता है पेपर में। और मतलब एक बात पूछना चाहूंगा, आपका मतलब निमसेट के मैथ्स में कितना था और मतलब मार्क डिवीजन आप मैथ्स में मेरा 237 था। रीजनिंग में 112.5। इंग्लिश में मैंने 4 क्वेश्चन लगाए थे, वो मेरे चारों के चारों सही थे। तो टोटल मेरा 416.5 बैठा था। तो उसके साथ मेरी AIR 300 थी। ARI 300? हम्म। बढ़िया। ओके, फोर सिक्सटीन कंग्रेचुलेशन। पॉइंट फाइव पे। ओके, आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? मतलब ऐसे कोई बुक्स किए थे या फिर बुक्स ही नहीं किए थे? कोई बुक्स ऐसा सजेशन? देख, मैं बुक के नाम बता देता हूँ जो मेरे पास थी। RX अग्रवाल की मेरे पास क्वांट की बुक थी, और वर्बल रीजनिंग थी। ठीक है। अरियंत की मेरे पास जो फुल पैकेज कोर्स आता है वो भी था। मेरे पास सेल्फ स्कोरर भी थी। ठीक है। तो RD सब्जेक्टिव वही मेरे को क्लास में मिल गई थी। बट सच बताऊं, मैंने इनमें से एक भी किताब नहीं करी। एक भी किताब नहीं करी मैंने इसमें से। बस सर का मटेरियल। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि हाँ, सर का मटेरियल इनफ। अबे सर का मटेरियल पता है, स्टार्टिंग में लगता है तुमको कि एक ही तो शीट है, 50 ही क्वेश्चन है, हो जाएंगे। हो जाते हैं, पर जब वो चीजें एंड में जुड़ती हैं ना, तो एक्चुअल में तुम्हारे मटेरियल से भी ज्यादा हो जाता है। जो तुम्हारे पास बुक होती है उससे ज्यादा मटेरियल हो जाता है, वो नहीं होता है एंड में सॉल्व। और हाँ। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करते रहो। सर एक्चुअली हम्म। पता है होता क्या है, मेरे को भी लगा था स्टार्टिंग में, जब सर बोलते थे कि शीट को करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। तो कई बार दिमाग में आता है कि सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं, कि शीट को बार बार करते हो उस तरीके से क्वेश्चन हमें रट जाएंगे। हम्म। ठीक है। वो एक्चुअल में क्वेश्चन रटने वाली बात नहीं होती। जब एक क्वेश्चन आप पहली बार में करते हो ना, आपको कंसेप्ट समझ आता है। दूसरी हम्म। बार में करते हो, आप उसके मतलब कुछ स्टेप्स काट देते हो। और वो उस हम्म। क्वेश्चन में ही नहीं काटते, वो उसके जैसे दिखने वाले और क्वेश्चनों में भी काटने लग जाते हो। फिर जब उसको हम्म। तीसरी बार सॉर्ट करते हो ना, तो कोई एक ऐसी चीज आपको क्लिक करते है जिसकी वजह से आपको पेन ही हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती उस क्वेश्चन पे। हम्म। मतलब खुद का ट्रिक्स ठीक है। डेवलप तो कर वो रहे हैं। बार बार एक ही चीज करने से ना बहुत सारी चीजें क्लियर, खुद का ट्रिक्स का वो होता है। हम्म। मैंने RD सब्जेक्टिव जरूर करी थी, वो भी मैंने पूरी नहीं करी। मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स के लिए करी थी, जो एक्चुअल में मेरी शीट से नहीं हो रही थी। क्योंकि सर की 0 लेवल होती है कहने को शीट पर, वो एक्चुअल में 0 लेवल नहीं होती। कभी ध्यान से देखोगे तो उसमें तुम्हें IIT मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आरडी सब्जेक्ट कौन से चैप्टर के लिए किया था आपने, जैसे याद हो तो? मैंने RD सब्जेक्टिव एक तो लिमिट्स के लिए किया था, लिमिट्स के लिए किया था बस, और किसी के लिए नहीं किया। वो भी लिमिट मैंने पूरी नहीं करी। जहां मेरी उसमें थोड़ी क्लैरिटी बनने लगी कि हाँ हम लिमिट इसलिए यूज करते हैं, इस जगह पे यूज करते हैं, तो वहां मैंने RD सब्जेक्ट छोड़ दी थी। समझ गया। ओके, और कि जैसे अभी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे, और मतलब क्या सजेशन देना चाहिए कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? मतलब एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट, ये नहीं करना चाहिए। यार देखो, इसके ना दिक्कत ये
कि जो हमारा एग्जाम है ना वो बहुत डीप नॉलेज के लिए नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारे बेसिक स्किल्स चेक करने के लिए है। एक बेसिक स्किल और एक जो तुम्हारी टाइमिंग होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, मतलब स्पीड चाहिए इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम सेल्फ कर रहे हैं या हम कहीं और से कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक हमने खोला ना, हमको लगता है कि हम उसी टॉपिक में महारत हासिल कर ले, पीएचडी कर लेते हैं उसे, और इस वजह से ना वो भी कर लेते हैं जो एक्चुअल में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आना नहीं होता, और आना भी होता है तो वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि पेपर में ऐसे 5-6 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसपे तुम अटके तो तुम्हारा गेम ओवर है। वो क्वेश्चन एक्चुअली बने ही छोड़ने के लिए होते हैं। अगर तुम्हें आंसर याद है उसका तो लगाओ, वरना टाइम वेस्ट करना बेकार होता है। पर ऐसे टॉपिकों को पढ़ के तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनके लिए बस इतना ही है कि स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बट उस चीज से डीमोटिवेट मत होना, लगे रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, शायद ना मिले 1 महीने ना मिले, 2 महीने ना मिले, 3 महीने ना मिले, क्योंकि जो एग्जाम का पीयर प्रेशर होता है ना वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। एग्जाम के जो स्टार्टिंग वही 120 मिनट होते हैं। हम्म। और अपने आप को और काबू रखो, अपने आप को सेल्फ असिस्ट करो कि इतना तुम अभी इस लेवल पे खेल रहे हो, इस लेवल पे अगर हार्ड पेपर आता है तो तुम्हारा इतना स्कोर आता है, इस लेवल पे अगर तुम्हारा इजी पेपर आता है तो तुम्हारा इतना स्कोर आता है। उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर फाइनल पेपर में तुम्हारा हार्ड आता है तो तुम इससे ऊपर कभी कोचिंग में नहीं गए तो ऑब्वियस सी बात है तुम वहां भी नहीं जा पाओगे, टेस्ट सीरीज में नहीं गए तो वहां भी नहीं जा पाओगे। हम्म। क्योंकि ये काबू रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, हमें लगता है कि अब अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो हम तुक्के मारना चालू करते हैं, वो बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है वो हाँ, तुक्के मारना। मैंने भी नोटिस किया ये बहुत हार्ड ही पड़ता है तुक्के मारना। और जैसे कुछ कुछ आंसर बहुत याद भारी रह। पड़ता है, हाँ। सीरियसली बहुत भारी पड़ता है। हाँ। एक ही लकी इंसान निकलता है, इसके तुक्के काम कर जाते हैं। हाँ। और आप चाहो तो आप एक शायरी, आप मैंने सुना है आप सर को शायरी भेजते रहते थे, तो आपका शायरी हो तो एक सुना दो। देख अभी रिसेंटली में तो ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं है जैसे मैं आपको उस पर सुना सकूं सबके आगे। बट ये था, एक था जो सर को ही, मतलब मैंने नहीं बोला था, ये सुनी होगी जिसने भी सर का इंटरव्यू देखा होगा। हाँ। तो ये कुछ इस तरीके, मतलब अभी तो मैंने ये नहीं अभी लिखी थी, मतलब कुछ दिन पहले। काइंड ऑफ हम्म। अभी जिस जो इंसान जिस तरीके से लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। ओके। मोस्टली तो ये नहीं कह रहे जो घर छोड़ के आते हैं अपना, कि चलो ना अब एक नया सफर शुरू करते हैं, चलो ना अब एक नया सफर शुरू करते हैं, एक नया शहर एक नई डगर तय करते हैं। पुराना जैसा भी था, पुराना जैसा भी था सब वैसा ही छोड़ दिया जाए, चलो ना अब नए लोग नया प्यार नया आसमान महसूस करते हैं। वाह, बढ़िया। अच्छा लगा सुन के, पूरा मतलब खुद के अंदर वो फीलिंग आ रहा है जो मतलब मैं फील कर रहा हूँ। हाँ तो मतलब भाई, सभी के लिए होता है, वो जिसको जैसा भी रिलेट कर ले अपने लिए। हाँ नहीं मतलब मैं खुद को रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे पुराना घर का छोड़ के आया, वो घर का जो था अभी यहाँ पे प्रिपरेशन का एक माहौल क्रिएट हो गया, वो फील हो रहा है। तो लगता है एक बार घर से निकल गए तो बस निकल गए, फिर वो गो बैक ऑन वाला रास्ता नहीं होता हमारे पास, वापस जाने का हाँ, वो नहीं होता। एकदम। और आपका मतलब एनआईटी कुरुक्षेत्र कैसा लग रहा है? भाई कैंपस काफी सही है, ठीक है। मतलब मैं अपनी बताऊं तो ऐसे कैंपस मैंने मूवीज में देखे थे, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं कैसे कैंपस पे पढ़ने आऊंगा मैं। तो आप वहाँ पे खासकर वो मूवीज में देखी होगी ना, कॉलेज के अंदर वो इनफाइनाइट गैलरीज होती हैं हाँ हाँ। जो, हाँ हाँ, तो वो ट्रायंगल वाले पिलर जिसमें होते हैं ट्रायंगल टाइप के, तो वो है यहाँ पे। अब उसको देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा था जब मैं पहले दिन वो देखा था। कैंपस काफी अच्छा है, नो डाउट। बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा ब्रॉडकास्ट को इन करते हैं, और सभी के लिए अच्छा कंग्रेचुलेशन ऋतिक भैया। और ठीक है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ओके।